अरे भाई भगाओ 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 भगाओ, न्यू रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है, न्यू रिकॉर्ड हो रहा है। चलो 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 चलो, थोड़ा आराम। भगाओ भगाओ जल्दी भगाओ, फर्स्ट हिल क्रॉस 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 क्रॉस। यस, जीत गए। ठीक है, तो नमस्कार क्लास 10। जैसे कि मैं गेम भी जीत गए हो और आप सभी के लिए क्लास 10 सीरीज का चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म, इस चैप्टर का रैपिड रिवीजन वीडियो आपके साथ लेकर आया हूँ। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने क्लासेस में फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन अपने सब्जेक्ट टीचर से पढ़ा होगा, उसके साथ यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो लेक्चर आपने इस चैप्टर के डिस्कस किए होंगे, इस चैप्टर के देखे होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम रैपिड रिवीजन यानी कि क्विक रिवीजन, जो एग्जाम के पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली और इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम क्या करने वाले इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए हम फेडरलिज्म चैप्टर को शुरुआत करते हैं। जैसे कि फेडरलिज्म चैप्टर की शुरुआत हम करने वाले। जैसे कि देखो, फेडरलिज्म चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि फेडरलिज्म एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि फेडरलिज्म में क्या होता है, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, पावर शेयरिंग में जो गवर्नमेंट की पावर होती है उसको वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है। तो हम फेडरलिज्म को क्या बोलेंगे, फेडरलिज्म में जो पावर होती है वो सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या की जाती है, डिवाइड की जाती है। भाई इसको फेडरलिज्म बोला जाता है। तो यूजुअली टू लेवल्स होती है, जो फेडरल कंट्री होती है उस कंट्री में टू लेवल्स होती है। कंट्री वाइड यानी कि पूरे कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट होता है, और सेकंड गवर्नमेंट जो होता है स्टेट के लिए होता है और प्रोविंसेस के लिए होता है। तो बोथ लेवल्स एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ठीक है, मींस जो बोथ लेवल्स होते हैं वो उनकी जो पावर है वो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास उनकी खुद की इंडिपेंडेंट पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उनकी खुद की इंडिपेंडेंट पावर होती है। तो उसके साथ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। अभी जो फेडरल कंट्री होती है ना, फेडरल कंट्री की ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होती है। सबसे पहले सेफगार्ड एंड प्रमोट नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना और सेफगार्डिंग का काम करना। एक्मोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि जो कंट्री में डाइवर्सिटी है, यानी कि लैंग्वेज रिलेटेड डाइवर्सिटी, रिलीजन रिलेटेड डाइवर्सिटी, तो उसको एक्मोडेट करना यानी कि उनको क्या करना, उसमें चेंजेस करना, उनके हिसाब से क्या करना, रूल्स को बनाना। उसके साथ रिक्वायर्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो देखो यहाँ पे लोगों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट करना कि एक साथ रहने का। नहीं देखो, इस तरीके के जो फेडरल कंट्रीज होते हैं उनके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है ना, तो देखो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव किस तरीके से एक्मोडेट करें, जैसे कि सेफगार्ड एंड प्रमोट नेशनल यूनिटी, कंट्री के नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए रीजनल डाइवर्सिटी को एक्मोडेट किया जाता है, और म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। ठीक है ना, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अभी फेडरलिज्म के की फीचर्स कौन से, तो सबसे पहले देखना यहाँ पे हम यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 की फीचर्स देखने वाले। तो फेडरल कंट्री में क्या होता है, टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला की फीचर्स क्या है, फेडरल कंट्री में दो से ज्यादा गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सो एक तो टू गवर्नमेंट हो सकते हैं या उससे ज्यादा गवर्नमेंट हो सकती है। ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, मींस हर एक गवर्नमेंट के पास उनके खुद के राइट्स होते हैं। वो राइट्स कहाँ से मिलते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, यानी कि उनके पास खुद के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रूल करेगा। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने सारे सब्जेक्ट आते हैं उनके ऊपर क्या करेगा, वो रूल करेगा। उसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली उनकी पावर को यूज करेगा। सो ज्यूरिसडिक्शन आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। और जो ज्यूरिसडिक्शन होता है यानी कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाना है, वो जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो कौन गारंटी देता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन उसकी गारंटी देता है। सो मोर फीचर्स क्या है उसमें, फंडामेंटल प्रोविजन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली। अभी जो डेमोक्रेटिक कंट्री का और जो फेडरल कंट्री का जो फंडामेंटल प्रोविजन है वो कोई भी एक गवर्नमेंट यानी कि यूनिलैटरली वो क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। कोर्ट सेटल डिस्प्यूट बिटवीन लेवल्स। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के लेवल्स के बीच अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल करने का काम कौन करता है, कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको सेटल करने का काम करता है। उसके साथ रेवेन्यू सोर्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू सोर्सेज है वो क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से स्पेसिफाइड किए गए होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे 6 की फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किए। सो देन उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ आर फेडरेशन फॉर्म। फेडरेशन किस तरीके से फॉर्म होता है। फेडरेशन फॉर्म होने के लिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। इन दो टाइप की वजह से क्या होता है, फेडरेशन फॉर्म होता है।
तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कमिंग टुगेदर फेडरेशन पढ़ेंगे और उसके बाद होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पढ़ेंगे। अभी कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। अभी देखो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट अलग अलग स्टेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ज्वाइन होते हैं एक दूसरे को बिगर यूनिट फॉर्म करने के लिए। सपोज देखो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट से एक इंडिपेंडेंट स्टेट से इधर एक, तो अभी एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए और उनका एक बिगर यूनिट यानी कि बिगर कंट्री बन जाएगी। जैसे कि यूएसए, यूएसए में कितने 50 स्टेट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट है बट वो एक दूसरे के साथ क्या हुए, ज्वाइन हुए। अब ये ज्वाइन क्यों हुए पता है आप लोगों को, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। किसके लिए, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो स्टेट फुल सॉवरेनिटी बट रिटेन आइडेंटिटी, मीन स्टेट के पास क्या होता है, सोवरेनिटी होते हैं बट उनकी आइडेंटिटी भी उनके पास होती है, ठीक है। यूजुअली इक्वल पावर, अभी इन सभी स्टेट के बीच में क्या होता है, इक्वली पावर को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। मीन्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर नहीं होता, तो सभी जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनके बीच में इक्वल पावर को शेयर किया जाता है। तो एग्जाम्पल कौन से कमिंग टुगेदर फेडरेशन के, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल है। अभी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, लार्ज कंट्री जैसे कि हमारे इंडिया डिवाइड्स पावर बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। जब एक बड़ी सी लार्ज कंट्री होती है जैसे कि हमारे इंडिया, वो क्या करती, उनकी जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में क्या की जाती है, डिवाइड करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी अ स्ट्रॉन्गर। जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होता है बट यहाँ पे कमिंग टुगेदर में क्या होता है, हर गवर्नमेंट के पास क्या होता है, इक्वल पावर होता है। तो यहाँ पे देखो सम यूनिट्स हैव स्पेशल पावर, मींस जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में उसमें जो कुछ यूनिट्स होते हैं यानी कि कुछ स्टेट्स होते हैं उनको स्पेशल पावर दी जाती है, ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जांपल कौन से होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, सभी एग्जांपल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के। सो देन आगे बढ़ेंगे हम, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ऐसी कौन सी चीज है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है। तो देखो हमारे इंडिया में, इंडिया को फेडरल कंट्री बनाने के लिए तो सबसे पहले देखो इंडिया में क्या फेडरल कंट्री क्या होती है, फेडरल कंट्री यानी कि टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे इंडिया में सबसे पहले गवर्नमेंट की 3 टायर्स है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इंडिया को 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। अब यूनियन गवर्नमेंट पूरे कंट्री को चलाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट है तो पूरे स्टेट को चलाता है, और जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल पे काम करता है, यानी कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। जैसे कि ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, या किसी स्टेट में उसको ब्लॉक बोला जाता है, किसी स्टेट में उसको मंडल बोला जाता है, और यहाँ पे उसके साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होती है, और सेकंड होता है म्यूनिसिपैलिटीज, इस लोकल गवर्नमेंट भी बनाए गए। उसके बाद थर्ड टायर वाज एडेड लेटर। अब ये जो थर्ड टायर था ना, वो 1992 को क्या किया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट ने थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया था, ऐड किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, सेपरेट ज्यूरिडिक्शन फॉर डिफरेंट टायर्स, यानी कि हर टायर के पास अलग अलग राइट्स, अलग अलग ज्यूरिडिक्शन है। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेचर पावर है उनका 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कौन सा गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाएगा उसका क्या किया है यहाँ पे, 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर, यानी कि 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन से लेजिस्लेचर पावर को क्या किया है, सेपरेट किया। तो 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कौन से, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो चलिए वन बाय वन करके हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में समझते हैं। अभी देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर, अभी देखो जो यूनियन गवर्नमेंट है, कौन सा गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री को चलाता है, अभी वो किस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाएगा, तो डिफेंस के ऊपर लॉ बनाएगा, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके ऊपर लॉ बनाएगा। उसके बाद जो फॉरेन अफेयर्स है, यानी कि हमारा इंडिया का रिलेशन कौन से कंट्री के साथ केस है, कौन से कंट्री की पॉलिसी हमारे इंडिया से मैच हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि पॉलिसी चल रही है, ठीक है, उसके साथ उनके बीच में ट्रेड चल रहा है कौन से कंट्री के बीच में, ठीक है, यानी कि जो फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड जितने सारे सब्जेक्ट और जितने सारे इश्यूज है वो कौन हैंडल करेगा, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगा। जो बैंकिंग होती है हमारे इंडिया की जितने सारे बैंकिंग सिस्टम है उसको भी कौन हैंडल करेगा, यूनियन गवर्नमेंट हैंडल करेगा। कम्युनिकेशन एंड करेंसी, करेंसी जो है यानी कि देखो अभी बीच में क्या हुआ था, जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था, करेंसी चेंज की थी, यानी कि करेंसी रिलेटेड राइट्स किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकता है, अकेले लॉ बना सकता है इन सब्जेक्ट के ऊपर। अभी सेकंड आता है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट लिस्ट आती है। तो स्टेट लिस्ट किसके ऊपर लॉ बना दी, पुलिस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर। तो देखो हर स्टेट के अलग अलग पुलिस होती है,
जैसे कि आपने सिंघम मूवी देखी, सिंघम मूवी में जो बाजीराव सिंघम थे, कौन से मूवी से, कौन सी स्टेट के पुलिस थे वो थे गोवा पुलिस, यानी कि कौन से पुलिस, गोवा पुलिस। ठीक है यार, मीन्स पुलिस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, उसके साथ कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इन सब्जेक्ट के ऊपर क्या कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, अकेला लॉ बनाता है। तो कंकरेंट लिस्ट एंड रेसिडुअरी सब्जेक्ट, सबसे पहले कंकरेंट लिस्ट समझ लेना, उसके बाद रेसिडुअरी सब्जेक्ट समझ लेना। अभी कंकरेंट क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट में आते एजुकेशन, कौन आता है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। ठीक है, अभी जो कंकरेंट लिस्ट के ऊपर है ना, दोनों गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बनाता है। ठीक है, याद समझ में आ गया, ये दोनों गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। बट दोनों गवर्नमेंट के लॉ के बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में, सपोज उन्होंने एजुकेशन रिलेटेड एक लॉ बनाया, बट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गए उस लॉ के ऊपर, तो कौन सा वैलिड माना जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है ना, सो देन रेसिडुअरी सब्जेक्ट क्या होता है, बिलोंग टू द यूनियन गवर्नमेंट, जैसे कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट जो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के बाद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद आए, जैसे कि इंटरनेट है, ठीक है ना, तो वो सब सब्जेक्ट है, तो उनके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है याद है, सो देन आगे जाते हैं हम, स्पेशल पावर्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अभी देखो कुछ पावर जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी है उनके पास कुछ पावर होती, तो चलिए उस पावर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पेशल पावर्स और यूनियन टेरिटरीज। अभी स्पेशल पावर्स क्या है देखना, यहाँ पे इंडियन स्टेट्स डू नॉट ऑल हैव आइडेंटिकल पावर, मीन्स यहाँ पे देखो जो इंडिया की जो सभी स्टेट्स है उनको एक जैसी पावर नहीं है। तो आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम हैव स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 371, मीन्स हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 371 के अंडर यहाँ पे आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम उनको कुछ स्पेशल पावर दिए। स्पेशल पावर कौन सी, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, यानी कि उस स्टेट्स में जो बाहर का आदमी या उन लोगों से कोई जमीन नहीं खरीद सकता, यानी कि उनको उनके लैंड के ऊपर क्या क्या है, प्रोटेक्शन दिया है। उसके साथ कल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, और वहां वो क्या करेंगे, उसी लैंड के ऊपर उनका कल्चर फॉलो करेंगे, और कभी कभी गवर्नमेंट क्या करेगा उसी स्टेट में और उसी लोकल लेवल पे उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये जो स्पेशल पावर है वो ये 4 स्टेट्स को हमारे इंडिया में दे देंगे। अभी यूनियन टेरिटरीज क्या है उसके बारे में समझ लेना। अभी देखो यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज क्या होते हैं, जैसे कि वो स्टेट बनने के लिए उनका उतना एरिया बड़ा नहीं होता, तो इसलिए उसको यूनियन टेरिटरीज माना जाता है। इसका सिंपल में समझ लेना। तो एग्जांपल क्या है यूनियन टेरिटरीज के, हमारे पास चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप एंड दिल्ली, ये सभी क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, एनजीओ स्टेट बनने के लिए उनका एरिया क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो अभी यूनियन टेरिटरीज के ऊपर कौन रूल करता है, तो दे डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ द स्टेट, यानी कि यूनियन टेरिटरीज में स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स उनको नहीं मिलती, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर टू रनिंग देम, यानी कि वहां पे क्या किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, वहां पे उस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट उस यूनियन टेरिटरीज के ऊपर रूल करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपको याद रखना दिल्ली में क्या किया गया है, कुछ जैसे कि दिल्ली में क्या है, वहां पे एक वहां का स्टेट गवर्नमेंट है। अभी वो गवर्नमेंट क्यों है, क्योंकि वो एक कैपिटल सिटी, ठीक है, तो इस सिटी को हैंडल करने के लिए वहां पे एक स्टेट गवर्नमेंट बनाए है। ठीक है याद, सो देन उसके बाद हम आते हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, तो हमारे इंडिया में किस तरीके से फेडरलिज्म की प्रैक्टिस की गई। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले प्री रिलेशन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का पढ़ेंगे, उसके बाद लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी, और बाद में पढ़ेंगे हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो चलिए इन 3 स्टेप से क्या हुआ है, हमारे इंडिया में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस की गई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स। यहाँ पे देखो हमारे इंडिया में जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, तो उनके स्टेट्स भी अलग अलग है। जैसे कि आप महाराष्ट्र में जाओ, मराठी बोलने वाले लोग मिलेंगे आपको, गुजरात में जाओ, गुजराती बोलने वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो अलग अलग स्टेट में जाओगे, तो वहां पे आपको लैंग्वेज बेस्ड स्टेट फॉर्म हुए, यानी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या है, स्टेट्स वेयर रीऑर्गेनाइज नेमली ऑन लैंग्वेज, जो स्टेट को फिर से रीऑर्गेनाइज किया किस बेसिस पे, स्टेट के लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, तो अभी लैंग्वेज पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ और लिंग्विस्टिक स्टेट की वजह से क्या हुआ, फॉर्मेशन मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर, यानी कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा
यानी कि जितने सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेस हो गए वो स्टेट के लैंग्वेज के बेस पे चलेंगे। यानी कि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में जितने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए या जितने सारे गवर्नमेंट के काम चलेंगे मराठी लैंग्वेज में चलेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, बहुत इजी हो गया। तो इट हेल्प स्ट्रेंथ नेशनल यूनिटी। तो इससे क्या हुआ है, हमारे कंट्री की जो नेशनल यूनिटी वो क्या हो गए, स्ट्रेंथ हुए, बहुत स्ट्रांग हुए, मजबूत हुए। सो देन लैंग्वेज पॉलिसी, नो नेशनल लैंग्वेज वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। मींस हमारे इंडिया के लिए कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं, यानी कि जैसे कि हमने देखा था लास्ट चैप्टर में श्रीलंका के लिए क्या किया था, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया था। बट हमारे इंडिया में कोई भी हमारे नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया। तो जैसे कि यहाँ पे देखो हिंदी को क्या दिया, इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि जो गवर्नमेंट के वगैरह जो काम चलेंगे, ठीक है, तो उस तरीके से हम हिंदी को क्या किया है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। तो उसमें 22 लैंग्वेज आर शेड्यूल लैंग्वेज, हमारे इंडिया में 22 लैंग्वेज है, उनको भी एक शेड्यूल लैंग्वेज का वहां पे स्टेटस दिया है। तो उसके साथ इंग्लिश कंटिन्यूज अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में क्या करेंगे, ऑफिशियल पर्पस के लिए क्या की जाएगी, यूज की जाएगी। ठीक है ना। सो देन उसके साथ आता है नेक्स्ट सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अब देखो सेंट्रल और स्टेट रिलेशन की वजह से हमारे इंडिया का जो फेडरल कंट्री है वो हमारे इंडिया एक फेडरल स्ट्रॉन्ग नेशन बना है। ठीक है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे रीजनल पार्टीज रोज आफ्टर 1990। अभी क्या हुआ, 1990 के बाद जो रीजनल पार्टी यानी कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी वो क्या होने लगी, इमर्ज होने लगी। यानी कि छोटे छोटे शहरों में भी क्या होने लगी, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होने लगी। एक स्टेट में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होने लगी। तो अभी देखो इस वजह से क्या हुआ, जो मेजोरिटी ऑफ दी सीट से गवर्नमेंट बनाने के लिए वो क्या होने लगे, डिस्ट्रीब्यूट होने लगे। यानी कि बीजेपी को अलग सीट मिलने लगी, कांग्रेस को अलग सीट मिलने लगे, शिवसेना है उनको अलग सीट मिलने लगे, आम आदमी पार्टी उनको अलग सीट मिलने लगी, बहुजन समाज पार्टी उनको भी अलग सीट मिलने लगी। यानी कि जो सीट्स थे एमपी की वो क्या होने लगी, डिवाइड होने लगी। तो इस वजह से किसी भी सिंगल पार्टी के पास मेजोरिटी ऑफ दी सीट्स नहीं मिलती थी। तो इस वजह से उनको क्या करना पड़ता था, दो पॉलिटिकल पार्टी साथ आती थी और अलायंस यानी कि उनका ग्रुप फॉर्म करती थी और दोनों मिलकर क्या करती थी, मेजोरिटी ऑफ द सीट्स बना लेती थी और गवर्नमेंट बना लेती थी। तो उस गवर्नमेंट को हम बोलते थे कोएलिशन गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। तो रिस्पेक्ट फॉर स्टेट ऑटोनॉमी इंक्लूड, तो इस वजह से क्या हुआ, जो स्टेट ऑटोनॉमी है, ठीक है, कोएलिशन गवर्नमेंट की वजह से क्या होने लगा, वो इंक्रीज होने लगी। यानी कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या होने लगी, गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट बनाने लगी। तो इस वजह से स्टेट में क्या होने लगा, स्टेट ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट करने लगे। यानी कि जो ऑटोनॉमी यानी कि स्टेट के जो राइट्स है उनकी रिस्पेक्ट करने लगे। यहाँ तक ठीक हो गए। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट होने वाला है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अभी देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग समझना और नीड समझना, डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या है और उसकी मीनिंग क्या है। पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है और स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है, तो पावर लिया जाता है और किसको दिया जाता है, लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है। मीन्स यहाँ पे देखो पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पावर और स्टेट गवर्नमेंट का कुछ पावर, ठीक है, वो किसको दिया जाता है, लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो इसी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो लोकल प्रॉब्लम आर ऑफन बेस्ट सेटल लोकली। तो डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंस हुआ, जो विलेज लेवल के यानी कि जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम है वो लोकल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेटल करेगा। ठीक है याद। सो पीपल कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग, और जो विलेज लेवल की पीपल है या लोकल लेवल की पीपल है वो क्या करेंगे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट होंगे डिसीजन मेकिंग में। ठीक है ना। जैसे कि लोकल लेवल गवर्नमेंट कौन सा है, ग्राम पंचायत, कौन सा, ग्राम पंचायत। अभी ग्राम पंचायत क्या करेगी, उनकी विलेज की जो प्रॉब्लम है लोकल लेवल पे सेटल करेगी। ठीक है ना। सो देन 1992 अमेंडमेंट। अभी अमेंडमेंट क्या होता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, अमेंडमेंट बोला जाता है। जैसे कि रेगुलर लोकल इलेक्शन बिकम मैंडेटरी। मींस अभी जो लोकल गवर्नमेंट है ना, उसकी जो रेगुलर इलेक्शन क्या किए गए, कंपल्सरी किए गए। क्योंकि हर 5 साल के बाद 1992 के बाद आने वाले हर 5 सालों में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे, ग्राम पंचायत के इलेक्शन होंगे, पंचायत समिति के इलेक्शन होंगे, जिला परिषद के इलेक्शन होंगे, म्यूनिसिपैलिटीज की भी हर 5 साल के बाद क्या होगी, इलेक्शन होगी। ठीक है। रिजर्वेशन दिया गया है, किसको रिजर्वेशन दिया गया है, एससी एसटी एंड ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है। यानी कि कुछ सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए क्या किए गए, रिजर्व रखे गए।
उसके साथ एटलीस्ट 1/3 पोजीशन रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि 1/3 पोजीशन जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व रखी गई। उसके साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है ये उनके इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए एक कमीशन बनाया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू, और स्टेट क्या करेगा, लोकल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स और कुछ रेवेन्यू क्या करेगा, शेयर करेगा, ताकि लोकल गवर्नमेंट विलेज लेवल पे क्या कर सके, डेवलप कर सके, विलेज को क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो होप आप लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन 1992 का अमेंडमेंट समझ में आया होगा। तो अभी देखो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, अभी इतना ही पढ़ना है हमें और इस चैप्टर को खत्म करना है। लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि देखना यहाँ पे सबसे पहले रूरल गवर्नमेंट है, अर्बन गवर्नमेंट है और उसका सिग्निफिकेंस है। तो रूरल गवर्नमेंट में क्या आता है, ग्राम पंचायत आती है, उसके साथ ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे, कौन सी लेवल पे, विलेज लेवल पे। पंचायत समिति या किसी स्टेट में उसको ब्लॉक बोला जाता है और किसी स्टेट में उसको मंडल बोला जाता है, वो होता है तालुका लेवल पे, कौन से लेवल पे, तालुका लेवल पे। और जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कौन सी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होती है, ठीक है ना। ग्राम सभा सुपरवाइजेज द ग्राम पंचायत, और जो विलेज लेवल पे जो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, उसको कौन सुपरवाइज करता है, ग्राम सभा सुपरवाइज करती है। अभी ग्राम सभा में कौन होता है पता है क्या, जितने सारे उस विलेज के जितने सारे वोटर्स हैं वो क्या होते हैं, ग्राम सभा के पार्ट होते हैं। मीन्स एक विलेज है, ठीक है, उस विलेज में जिनकी एज 80 ईयर्स है, यानी कि जो वो क्या हुए वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि उनको वोटिंग राइट्स मिल जाता है, तो वो सभी मेंबर क्या करेंगे, ग्राम पंचायत को सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। अभी अर्बन लेवल पे होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, सबसे पहला अर्बन रूरल गवर्नमेंट, सेकंड होता है अर्बन गवर्नमेंट। तो म्युनिसिपैलिटीज इन टाउन्स, यानी कि जो टाउन्स होते हैं वहां पे म्युनिसिपैलिटीज होते हैं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बिग बिग सिटीज में होती है, जैसे कि मुंबई सिटी, चेन्नई सिटी, क्या था पुणे, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। इलेक्टेड बॉडीज रिप्रेजेंट पीपल, और जो मेंबर इलेक्टेड होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मेयर जो होता है वो क्या होता है, इज अ पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पॉलिटिकल हेड को क्या बोला जाता है, मेयर बोला जाता है। और उसी तरीके से ग्राम पंचायत के जो पॉलिटिकल हेड होता है उनको सरपंच बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सरपंच उनको बोला जाता है, ठीक है याद है। देन आता है यहाँ पे सिग्निफिकेंस। अभी रूरल गवर्नमेंट एंड अर्बन गवर्नमेंट, या हम उसको बोलेंगे लोकल गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस डिपेंड, जैसे कि डिपेंड डेमोक्रेसी। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो विलेज लेवल तक फैली है, यानी कि बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस, और इस वजह से क्या हुआ है, लोकल गवर्नमेंट की वजह से जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है, और उनका आवाज यानी कि उनकी वॉइस भी इंक्रीज हुआ है, उनकी जो सोच है वो भी क्या होने लगी, लोकल लेवल पे क्या होने लगी, डिस्कस करने लगी, ठीक है। अभी अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोकल बॉडी, यानी कि 36 लाख जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है लोकल बॉडीज में। उसके साथ चैलेंजेस रिमेन इन ट्रांसफर ऑफ पावर्स एंड रिसोर्सेज, और जो चैलेंजेस है, ठीक है, वो क्या क्या है, चैलेंजेस रिमेन ट्रांसफर ऑफ पावर्स एंड रिसोर्सेज, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनको उस लेवल के ऊपर जो भी चैलेंजेस है, जो भी विलेज में प्रॉब्लम्स है उसको फेस करते हैं और वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने उनको क्या किया है, कुछ रिसोर्सेस और रेवेन्यू भी शेयर किए। तो इस तरीके से हमने फेडरलिज्म इस चैप्टर को रैपिड रिवीजन लेक्चर में खत्म किया। तो आई होप आप सभी को फेडरलिज्म चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।